ईरान इजराइल युद्ध, मध्य पूर्व की नई आग और भारत पर असर। सोचिए, रविवार की सुबह अचानक चाय के कप के साथ न्यूज ऑन होता है और स्क्रीन पर सिरानियां भड़कती हैं। तालिबान से भी तेज साजिश, इजराइल ने ईरान को आई प्लान किया। गूंजता ताजा अपडेट सुनकर तेजी से उठते हैं। एक छोटे से टाउन में राशिद की फैक्ट्री से छुट्टी चली जाती है। दुबई में काम करने वाले आरिफ परेशान हो उठते हैं कि अचानक तेल के दाम आसमान को छू गए। उनके घर का बजट धड़ाम हो गया। शहर दिल्ली में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग जाती हैं। ऑक्सीजन हैरान, दिलों में सिहरन। क्या यह वही मध्य पूर्वी संघर्ष है जो आज हमारे घर तक सवालों की आग लेकर आया? और यह सिर्फ डर की शुरुआत है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है ईरान इजराइल युद्ध, मध्य पूर्व की नई आग और भारत पर असर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दूर दराज के इस युद्ध का फर्राटा सीधे हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या वाकई यह संघर्ष तेल से आगे बढ़कर हमारे बच्चों की सुरक्षा तक को प्रभावित करेगा? कहानी बहुत पुरानी है। 1969 में ईरानी क्रांति के बाद से इजराइल ईरान के रिश्ते खुलकर आमने सामने के हो गए। दो विरोधी शासक तब से आंखों आंखों में टकरा रहे हैं। ईरान ने लेबनान की शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को हथियार दिए ताकि वे इजरायली सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा सकें। इधर इजराइल ने अपने परमाणु ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय से गुप्त अभियान चलाए, जिनमें साइबर हमला जैसे स्टक्सनेट और अन्य कोवर्ट मिशन शामिल हैं। इन 46 सालों में खुला युद्ध नहीं हुआ, पर प्रॉक्सी युद्ध लगातार चला। 1980-88 की ईरान इराक युद्ध के बाद 2000 के दशक में उसने इजराइल के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ाई। इजराइल परमाणु बम के खतरे को अपना अस्तित्व संकट मानता रहा है। हाल ही में ईरानी नेता कादिर ने कहा, इजराइल को मिट्टी में मिलाने की बात कर डाली थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते आए हैं कि विश्व के सबसे खतरनाक हथियार दुनिया की सबसे खतरनाक सरकार को दिए जाने से इतिहास बदल जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि ये हमले यूएन चार्टर का उल्लंघन है। यह दुश्मनी अचानक नहीं पनपी। गजा युद्ध से पहले भी 2023 के मध्य पूर्व में तनाव कायम था, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान और उसके आशियाने सक्रिय हो गए। जैसे जैसे हिजबुल्लाह और हूती मिलिशियाओं ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, इजराइल ने जोबाबत किया। दोनों ओर हताहत हुए। यह संघर्ष इस युद्ध की जमीन तैयार कर गया है। समय समय पर इजराइल ईरान के ठिकानों पर हवाई हमले करता रहा और ईरान भी पहले की मार का जवाब मिसाइलों से देता आया। पर अब हालात और भयानक हो गए हैं। करंट एस्केलेशन, वॉर फुटेज, ऑयल क्राइसिस, ग्लोबल पैनिक। 13 जून 2025 की सुबह इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया। ईरान की वायु रक्षा सुर्ख हो गई। बिजली कटने लगी। दक्षिण गोम में फैली तीखी लाल रोशनी और निकले काले धुएं ने टेलीविजन फ्रेम हिला दिया। इजराइल का कहना था, यह हमला तेहरान के परमाणु हथियारों की राह रोकने के लिए था। इसके तुरंत बाद 22 जून को अमेरिका भी कूद पड़ा। B-52 बम वर्षक ने 3 बड़े अतलावयुक्त बंकर रोधी बम ईरान में गिराए। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्लामिक गणराज्य पर आक्रमण होगा तो वह पलटवार करेगा। अगली ही सुबह 23 जून ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ट्रंप का कहना था, ये बहुत कमजोर जवाब था, लेकिन युद्ध की लपटें बहुत तेज थीं। आसमान में दागे गए ट्रेल और बचाव में निकाले इंटरसेप्टर मिसाइलों ने दुनिया को डरा दिया। इस बीच तेल की किल्लत की अफवाहें तेज हो गईं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में खलल की आशंकाओं से तेल की कीमत अचानक बढ़ी, क्योंकि धरती के 1/4 तेल लगभग 20% इसी रूट से गुजरता है। विशेषज्ञों ने चेताया कि अगर हार्मूज बंद हुआ तो कच्चे तेल के दाम $400 तक जा सकते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में बाजार ने संभाला। जून 23 तक कच्चे तेल की कीमत 7% गिर गई। ट्रेडर्स ने अंदाजा लगाया कि ईरान पूर्ण रूप से सप्लाई रोकने से कतराएगा। वैश्विक सकपोक फैली। शॉपिंग मॉल में बड़ी स्क्रीन पर समाचार दिखते ही बाजार जम गए। छात्र सड़क से भागे और हिंदुस्तान के तेल मंत्री बोले कि बची हुई सरकारी रिफाइनरी आपूर्ति को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन दुनिया की असली दहशत तब और बढ़ी जब ओबामा ने चेतावनी दी, यह संघर्ष बेहोश जनता के लिए गंभीर है। उदाहरण के तौर पर नोट करें, कई विश्वसनीय संगठनों ने युद्ध रोकने की अपील की है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। इस जंग का खुमार किस तरह हमारे सिर पर टपकेगा? इस आग में क्या भारत भी झुलसेगा? इंडियाज डायरेक्ट इम्पैक्ट, ट्रेड, डिप्लोमेसी, इवैक्यूएशन। ये जंग महज मध्य पूर्वी मुद्दा नहीं रहा, इसका सीधा असर भारत पर है। तेल के मामले में भारत अब भी विश्व के तीसरे सबसे बड़े आयातक हैं और 40% तेल, 50% गैस हार्मूज जलमरुमध्य से आता है।
डर के बीच हमने कदम उठाए। ग्लोबल सप्लाई चेन बदलते हुए जून में रूस से तेल आयात 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे खाड़ी पर निर्भरता थोड़ी घटी। साथ ही भारत ने दीर्घकालीन योजनाओं पर भी ध्यान रखा है। पिछले साल भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर 10 साल के लिए प्रबंधन नियंत्रण ले लिया। यह पोर्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए भारत की नई ग्रोथ कॉरिडोर है, रास्ते में पाकिस्तान को किले की तरह पार किए बिना। यही नहीं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC भी सक्रिय किया जा रहा है, जिससे रिमोट मार्केट्स में भारतीय सामान पहुंचेंगे। ऐसे में भारत इस जरूरी रूट पर नजर रख रहा है। हमारे गृह किराने की दुकान पर चढ़े भाव देखिए। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम तो चढ़ गए ही हैं। आयात निर्यात व्यवसायी भी बेचैन है। श्रीनगर का करीब केमिकल फैक्ट्री में मियां रामू कहते हैं, दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी तो बड़े चौके छूटते नहीं दिखते। भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कसम खाने वाले नेता भी अब चिंतित हैं। साथ ही भारत ने भारी तादाद में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 4,415 भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से घर लाया गया है। अब तक ईरान से 3,577 और इजराइल से 818 लोगों को विशेष उड़ानों से लाया गया। विदेश मंत्री कार्यालय ने यूनान, अर्मेनिया और मिस्र को शुक्रिया कहते हुए बताया कि ये देश भी मदद करने वाले देशों में शामिल हैं। ईरान में करीब 10,000 भारतीय और इजराइल में 40,000 हैं, जिनमें छात्र, व्यापारी और प्रवासी मजदूर सभी हैं। सरकार ने साफ किया है कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बीच हमारे कूटनीतिज्ञों का करामाती चेहरा भी आ गया है। किसी को गले लगाना, किसी को समझाना। सूत्र बताते हैं कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान के विदेश सचिव से फोन पर कहा कि युद्ध की राह छोड़ें और शांत चित्त से बातचीत करें। इजराइल से भी नई डीलें पेंडिंग थीं, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा साझेदारी तक। अभी यह सब इंतजार की हालत में है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फॉलआउट, यह उबाल अब पूरी दुनिया को झकझोर रहा है। इजराइल अमेरिका के साथ एकजुट हैं। उदाहरण के लिए, इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप को साहसी निर्णय के लिए बधाई दी, जबकि यूरोपीय नेताओं ने शांतिपूर्ण हल की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता की गुंजाइश बढ़ाते हुए कहा, शायद अब क्षेत्र में शांति आ सके। उन्होंने ट्वीट भी किया। दूसरी ओर चीन और रूस ने इस कार्रवाई की निंदा की। चीन के राजदूत ने कहा, मध्य पूर्व की शांति बल प्रयोग से नहीं आ सकती। वहीं रूस ने चेतावनी दी कि ट्रंप ने नई जंग की शुरुआत की है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने आगाह किया कि यह मध्य पूर्व में पहले से ही तेज तनाव है और अब खतरा बढ़ गया है, और सभी देशों से शांति बहाली की अपील की है। मुस्लिम दुनिया भी इससे अछूती नहीं रही। इस्लामी सहयोग संगठन OIC ने इस्तांबुल सम्मेलन में इजराइल को आड़े हाथों लिया। ईरान पर हमलों को तुरंत बंद करो कहा और उसकी आलोचना की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश बातचीत की राह दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी असल मुद्दे की परवाह है। संक्षेप में सब देश कह रहे हैं, बोलचाल से हल ढूंढो वरना संकट बड़ा हो जाएगा। अलग अलग बयान सुने। कतर, UAE जैसे सन्नट देश ही कह रहे हैं, रुक जाओ, पहले जोखिम नाप तौल लो। इंडियाज स्ट्रेटेजिक टाइट रोप, और इस बीच भारत का कदम ताल बारीक संतुलन पर है। हम इजराइल को सैनिक और तकनीकी मदद देते आए हैं, वहीं ईरान के साथ चाबहार तेल पाइपलाइन की साझेदारी रखी है। इस संघर्ष में हमारा पक्ष तय करना आसान नहीं, इसलिए भारत ने साफ किया कि वह किसी एक के साथ पूर्ण मतभेद में नहीं है। उदाहरण के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन SCO की उस निंदा बयान में भारत शामिल नहीं हुआ जिसमें इजराइल की आलोचना थी। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया, हमारी बात हमने पहले ही रख दी थी, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर ने जून 13 को ईरान को फोन करके कहा, कोई भी कदम बढ़ाने से पहले डायलॉग रखिए, हम तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों तरफ के नेताओं से संपर्क किया है। भारत ने अपनी नो फ्रंट लाइन नीति को जारी रखा है, जैसे पहले इजराइल इजराक जंग में ध्यान रखा था, पर इस बार मामला और पेचीदा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जैसे कह रहे हैं, ईरान को परमाणु हथियार नहीं चाहिए, लेकिन शांतिपूर्ण रास्ता अपनाओ। बिल्कुल वैसी ही बात भारत ने भी दूसरे मंचों पर दोहराई है। दीर्घकालिक रणनीति, हमारी लॉन्ग टर्म योजना में ऊर्जा की सुरक्षा शामिल है। हम खाड़ी के अलावा रूस, अमेरिका से तेल हासिल कर रहे हैं। विदेशी नीति में भी यह झुकाव दिखा। हम ऊर्जा और व्यापार के लिए हर विकल्प खुला रखना चाहते हैं। यही सोच का हिस्सा है। वैकल्पिक रास्ते ढूंढें। चाबहार, INSTC, भारत मध्य एशिया कनेक्टिविटी। यहाँ खिलाड़ी सिर्फ इजराइल या अमेरिका नहीं, बल्कि चीन, रूस, सऊदी भी हैं। भारत को इस बीच न सिर्फ आर्थिक हानि रोकनी है, बल्कि राजनीतिक पहलू से भी संतुलन कायम रखना है। क्या हम सचमुच इस बीच आकर्षण केंद्र बनेंगे या खुद को अलग रखते हुए समाधान खोज पाएंगे? दोस्तों,
सामने का मंजर दिल दहला देने वाला है। खौफ और गुस्सा दोनों है। काश ये आग रुके। पलकें झपकते ही करोड़ों का मानवीय दर्द सामने आ गया है। दिल्ली की बिल्डिंग में रहने वाली रश्मि कह रही हैं, हमने कभी सोचा भी न था कि अरब जगत का युद्ध हमारी रसोई में गैस के दाम बढ़ा देगा। कोलकाता के ईदगाह पर अकीला चलती है, दुआ करती है कि लौट जाएं सभी घायल जवान, क्योंकि हर कोई भारत का बेटा है। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, पाठ्य पुस्तकों में जगह बना ले नया सब्जेक्ट। टीवी वर्ल्ड वॉर आई, मीडिया पर डर का माहौल छाया है। ऐसे माहौल में हमारे मन में सवाल है, क्या भारत इस बुरे समय में और नुकसान झेल पाएगा या फिर शांति की राह खोज लेगा? इजराइल ईरान संघर्ष की आग अब हमारे दरवाजे पर है। क्या हम सुरक्षा कवच बन पाएंगे? क्या हमारे नेता इस तीखी हवा में तिकड़म दिखा पाएंगे? यह संघर्ष हमारे लिए क्या बदलाव लाएगा, ये वही तय करेगा जो अभी तक अनकहा है। आपकी क्या सोच है? आपके विचार हमारे साथ साझा करें। नीचे कमेंट लिखें कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और डेली क्विल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपकी प्रतिक्रिया की हमें बहुत जरूरत है। क्या आप सहमत हैं कि भारत को सावधानी से कदम रखना चाहिए? क्या सरकार की नीति ठीक है? कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा, सवाल और सुझाव लिखिए। धन्यवाद। देखते रहिए डेली क्विल न्यूज। हर सवाल का जवाब यही मिलेगा। आइए मिलकर शांति की उम्मीद जगाएं और साझा करें कि हम सभी को मिलकर कैसे आगे बढ़ना चाहिए।